अभी हमने एक रिलेशन चेक किया था जो कि एक आपका माइक्रोस्टेट्स और आपका जो एंट्रोपी के बीच में रिलेशन था, जो कि आपका था S इज इक्वल टू एल एन साई और इंटू में के भी आपका एक कॉन्स्टेंट था। ये रिलेशन हमने चेक किया था। ओके, अब स्टैटिस्टिक्स में जो एंट्रोपी है उसका क्या मीनिंग है ये अपने को चेक करना है। ओके, मैक्सवेल ने बताया कि अगर एब्सोल्यूट जीरो की बात करो, T इज इक्वल टू 0 केल्विन की बात करो, देन आपके जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हैं वो आपके एक आता है। इट मीन्स कि एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर जितने भी जो पॉसिबल माइक्रोस्टेट होती हैं वो 1 होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका जो टोटल सिस्टम है वो एक ऐसे इक्विलिब्रियम में है जहां सिर्फ एक ही आपकी माइक्रोस्टेट पॉसिबल है। सो जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, यू कैन से थर्ड लॉ ऑफ, यू कैन से एंट्रोपी भी बोलते हैं इसको, कि जैसे ही आप जो टेम्परेचर है वो अगर आप 0 की तरफ लेके जाते हो, देन आपका जो S है वो भी 0 की तरफ मूव करता है। ओके, और ये हम चेक करेंगे कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करते जाओगे, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो आपका 1 की तरफ मूव करता जाएगा। इट मीन्स धीरे धीरे जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो ये इसका इंटरप्रिटेशन आ जाता है कि क्या एंट्रोपी का मीनिंग है स्टैटिस्टिक्स में। ओके, अब हम चेक करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स को किन किन यू कैन से क्लासिफिकेशन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ओके, सो यहां पर इसके 2 पार्ट्स आते हैं स्टैटिस्टिक्स के। आपके 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला आता है आपका क्लासिकल। ओके, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। सेकंड आता है क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। अब क्लासिकल और क्वांटम में क्या फर्क है? सबसे पहले देखते हैं कि क्लासिकल जो है वो हमने जो क्लासिकल है वो दिया था आपके मैक्सवेल ने, बोल्ट्जमान ने। ओके, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है वो आपके दिया था प्लांक ने और बोस ने, आइंस्टीन ने, ओके, और फर्मी ने। सो इस तरीके से क्वांटम और जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है वो दोनों। अब अगर हम चेक करें कि इन दोनों में फर्क क्या है, ओके, हमने चेक किया था कि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होती है या तो वो यू कैन से इनडिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं या डिस्टिंग्विशेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि जो क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर अपन मॉलिक्यूल को अज्यूम करते हैं डिस्टिंग्विशेबल। ओके, और इसमें होते हैं इनडिस्टिंग्विशेबल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको दोनों में फर्क देखना है कि क्या फर्क है दोनों में, तो मेन यही फर्क है। अगर इसको एक्सप्लेन अगर हम करें कि थोड़ा एनर्जी लेवल्स और पार्टिकल्स की टर्म्स में, देन अगर मैं चेक करूं कि अगर मेरे पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशेबल है, इट मीन्स कोई फर्क नहीं कर पा रहा मैं उनमें, देन मैं कह सकता हूं कि अगर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है ई एनर्जी का, उसको कोई भी मॉलिक्यूल है वो ऑक्यूपाई कर सकता है। यहाँ पर कोई भी आ सकता है, ओके, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। ओके, अब अगर मैं बात करूं डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स की,
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स क्या होते हैं कि यहाँ पर अगर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं, ओके, अगर हमारे पास एक सिंगल पार्टिकल है, ओके, ये जो पार्टिकल है ये किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, ओके, बिकॉज ये डिस्टिंग्विशेबल है और ये इनडिस्टिंग्विशेबल है, ओके। सो ये एक प्रॉपर्टी होती है कि जो क्लासिकल जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें मॉलिक्यूल किसी भी एनर्जी लेवल में जा सकता है, और क्वांटम में क्या होता है कि आपका कोई भी मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में आ सकता है, ओके। सो ये मेन डिफरेंस है क्लासिकल और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में, ओके। सो हम दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमने स्टैटिस्टिकल एक सिस्टम में हमने नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को डिफाइन किया। अगर अपन नंबर ऑफ जो सेल्स हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, नंबर ऑफ सब सेल्स हैं, अगर उनको चेंज कर दें, देन जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है वो चेंज हो जाती है, ओके। सो हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए कि किस तरीके से हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, ओके। अगर हमारे पास अज्यूम कीजिए कि कुछ लेवल्स हैं, कुछ उनके अंदर सब लेवल्स हैं, तो कैसे हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो इसके लिए हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से अपन पता लगा सकते हैं कि कितनी हमारी जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो पॉसिबल होगी अगर हमारे इतने एनर्जी लेवल्स हों, इतनी हमारी अगर सब लेवल्स हों, ओके। सो सबसे पहले देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, ओके, वो क्लासिकल सिस्टम के लिए कैसा होगा, ओके। क्लासिकल सिस्टम को अपन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, इसको मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स भी बोलते हैं, ओके। ये जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स है। हमने देखा था कि क्लासिकल सिस्टम में अगर पार्टिकल है वो किसी भी एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई कर सकता है। इट मीन्स उसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने किस एनर्जी लेवल में जाएगा वो, ओके। और यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल होते हैं, ओके। सो सबसे पहले अपन एक सिस्टम अज्यूम करते हैं। अज्यूम कीजिए कि ऐसे हमारे एनर्जी लेवल्स हैं, ओके। इसका एनर्जी E1 है, पार्टिकल N1 है, और इसके अंदर अज्यूम कीजिए G1 जो आपका वो आपके सब लेवल्स हैं। इसमें एक ही लेवल में सब लेवल्स हैं जो कि Gi नंबर में होंगे, ओके। वैसे इसमें इसका एनर्जी E2 है, पार्टिकल N2 है और G2। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं। अज्यूम कीजिए ये जो है ये आपके Gi हैं, इस तरीके से ये Ei और Ni, ओके। सो ये एक तरीके से हमारे पास एक सिस्टम आ जाता है, ओके। हमारे पास इस तरीके से अगर पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूट हैं, ओके, सो हमें चेक करना पड़ेगा कि पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं इस सिस्टम के लिए। वो हमारा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ओके। सो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, ओके। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिस्टम है उसके अंदर अगर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल n है, ओके। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि जो n पार्टिकल्स हैं, ये n पार्टिकल इसमें Ni आए, इसमें N2 आए, इसमें N3 आए, ऐसे ऐसे करके कितने टाइप से अपन इसके अंदर फिल कर सकते हैं, ओके। सो अगर हमें कॉम्बिनेशन अगर आता है, कॉम्बिनेशन करना, कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं सपोज, ओके, अगर इनमें से हमें यू कैन से 3 पार्टिकल्स को चूज करना है, ओके। सो कितने मेथड्स हो सकते हैं इतने पार्टिकल चूज करने के, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं NC3 से, ओके। इसकी जो वैल्यू है वो होती है आपकी n फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये जो है ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितने वे हैं 3 पार्टिकल्स चूज करने की n में से। ओके, वैसे ही अगर ध्यान से चेक करूं देन मेरे को फर्स्ट एनर्जी लेवल में ni पार्टिकल्स को यू कैन से चूज करना है, सेकंड में n2, वैसे करके सभी में अलग अलग हैं। ओके, सो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए कॉम्बिनेशन कितना है। सो फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए कितना हो जाएगा, टोटल पार्टिकल्स हैं n c n i, बिकॉज n1 पार्टिकल्स मेरे को चूज करने हैं। ओके, सेकंड एनर्जी लेवल के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, अब पार्टिकल्स कितने रह गए, n माइनस n1 रह गए ना, अब उनमें से मेरे को चूज करने n2, तो इट मीन्स n माइनस n2 और यहाँ पे n1 और यहाँ पे n2। थर्ड एनर्जी लेवल के लिए कितने हो जाएंगे, थर्ड के लिए हो जाएगा n माइनस n1 माइनस n2, ओके, और c और यहाँ पर n3, वैसे करके ये चलते जाएंगे सभी। फर्स्ट में इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। अगर मैं टोटल कॉम्बिनेशंस अगर फाइंड आउट करना चाहूं देन मेरे को सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, बिकॉज मेरे को ऑल ओवर चूज कितने करने हैं, चूज मेरे को तो n ही करने हैं ना। ओके, सो n चूज करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि n1 n2 n3 सबको चूज करना जरूरी है, तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है आपकी कॉम्बिनेशन की, या यू कैन से कह सकते हो प्रोबेबिलिटी की। सो यहां से अगर हम चेक करें कि जो टोटल है n पार्टिकल्स वो ni पार्टिकल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके जो यू कैन से कॉम्बिनेशंस हैं वो कितने हो जाते हैं। अगर NCR को अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूं देन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n1 फैक्टोरियल और n1 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर n माइनस n1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस n1 माइनस n2 फैक्टोरियल और n2 फैक्टोरियल इंटू ये चलता रहेगा। अगर मैं ध्यान से चेक करूं देन ये वाली जो क्वांटिटी है ये इस क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो रही है। ओके, ये वाली जो क्वांटिटी है वो नेक्स्ट क्वांटिटी से कैंसिल आउट हो जाएगी। सो यहां से मुझे क्या मिलता है कि ऑल ओवर अगर मैं यू कैन से ni तक करता हूं देन मेरे को मिलता है n फैक्टोरियल और हर टर्म के बीच n1 फैक्टोरियल, ओके, इधर n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल। ओके, ये ऐसे चले जाएंगे। ओके, इट मीन्स ये तो आ गए पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके कि किस तरीके से हम जो n पार्टिकल्स हैं उनको किस तरीके से एनर्जी स्टेट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टेट है इसमें gi सब ग्रुप्स हैं। अब gi सब ग्रुप्स में ni पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, G2 जो सब लेवल्स हैं उनमें n2 करना पड़ेगा, ऐसे करके सभी को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ओके, सो अगर gi के लिए अगर मैं चेक करूं कि कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूं तो यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कहीं भी आ सकता है इनमें से। ओके, कहीं भी आ सकता है, इट मीन्स उसके पॉसिबल केसेस कितने हो गए, G1। सेकेंड पार्टिकल के चेक करूं वो कहीं भी आ सकता है, इट मीन्स उसके भी G1। ओके, ऐसे करके ये G यू कैन से n तक चलता रहेगा, n1 तक। सो इट मीन्स ये क्या हो गया, ये अगर मैं चेक करूं ये हो जाता है आपका G1 टू द पावर n1। ओके, इट मीन्स कि फर्स्ट के अंदर जो पॉसिबल केसेस हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के n1 पार्टिकल gi सब ग्रुप्स में, वो आपके आ जाते हैं gi टू द पावर ni। लेकिन हमारे पास तो i सब ग्रुप्स हैं, सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पॉसिबल केसेस हैं वो अपने पास आ जाते हैं। एक ये आता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, एक तरीके से समेशन होता है। ओके, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको अपन समेशन में लिख सकते हैं।
सो जो ये जो है ये i इज इक्वल टू 1 to n तक चलेगा, ओके, gi टू द पावर ni। सो ये जो पॉसिबल केसेस हैं वो आ जाते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के। जो पार्टिकल्स हैं वो सब लेवल में कैसे यू कैन से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये हमने निकाला था कि कैसे जो पार्टिकल्स हैं n पार्टिकल्स वो कैसे स्टेट में एक एनर्जी लेवल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, बट हमें ये निकालना है कि कितने पॉसिबल केसेस हैं कि जो पार्टिकल है वो आपका किसी भी सब लेवल में चला जाए, ओके। देन अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें ऑल ओवर जो रिजल्ट है सभी लेवल्स के लिए और सभी सब लेवल्स के लिए वो मिल जाए। सो जो टोटल पॉसिबल यू कैन से जो केसेस है, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपके कितने आ जाते हैं। अगर ध्यान से चेक करूं, यहां से ये जो है ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, इसको मैं इसके अंदर इंक्लूड कर सकता हूं। देन मैं क्या कह सकता हूं, जो n फैक्टोरियल है, ओके, इनटू में क्या करना पड़ेगा, ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है, gi टू द पावर ni डिवाइडेड बाय ni कर सकता हूं ना, बिकॉज ni यहां पर रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन में है। सो ये जो क्वांटिटी है ये आपकी आ जाती है टोटल पॉसिबल यू कैन से कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल्स इन डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट सब लेवल्स। सो ये तो केस था हमारा अगर पार्टिकल्स क्या हो, यू कैन से डिस्टिंग्विशेबल हो, जिनमें फर्क कर सकते हैं, ओके। अगर इसी केस को नॉर्मली अपन करेंगे नहीं, बट एक डिस्कस करते हैं थोड़ा कि अगर जो पार्टिकल्स हैं वो आपके डिस्टिंग्विशेबल न होके इनडिस्टिंग्विशेबल होते तो क्या होता। अगर हम नॉर्मली चेक करें, अज्यूम कीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरीके से, ये 4 ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ओके। अगर ये डिस्टिंग्विशेबल हैं देन मैं जो इनका ऑर्डर है वो चेंज कर सकता हूं, और हर जो ऑर्डर चेंज होने वाला है टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाते हैं, 4 हैं, देन 4 फैक्टोरियल। यहां पर टोटल पार्टिकल्स n थे, देन इसका कैपिटल N फैक्टोरियल हो जाता है। इट मीन्स इसमें एक जो नया केस जो बनेगा इंटरचेंज करने से वो अपना एक नया कॉम्बिनेशन होगा। बट अगर पार्टिकल्स में कोई फर्क ही नहीं है, इट मीन्स अगर मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, डॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ओके, देन अपने को पता है इनमें से कोई फर्क ही नहीं कर सकता मैं, देन इसके इंटरचेंज करने से मेरे को नया कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा। देन मैं कह सकता हूं कि मेरे को जो 4 फैक्टोरियल है अगर मैं उसका डिवाइड कर दूं इक्वेशन में, देन मेरे को मिल सकता है कि कितने जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे अगर पार्टिकल्स आपके इनडिस्टिंग्विशेबल हो। देन यहां पर अगर मैं n फैक्टोरियल का डिवाइड करूंगा, देन n फैक्टोरियल ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली इतनी क्वांटिटी बचेगी। इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका जरूरत कहां पड़ेगा, ओके। बट ये तो जस्ट एक नॉर्मल थोड़ा समझाने के लिए था कि कैसे आपका जो कॉम्बिनेशन है कैसे चेंज हो सकते हैं। सो हमारे लिए सिर्फ ये फॉर्मूला अभी तक इम्पोर्टेंट है कि जो n फैक्टोरियल इंटू gi ni डिवाइडेड बाई ni, इसका जो मल्टीप्लीकेशन में जो रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन है ये जो है ये अपने जो टोटल कॉम्बिनेशंस हैं वो हो जाते हैं, ओके, किसी भी क्लासिकल सिस्टम के अंदर, ओके। अब यहां पर जो ये रिलेशन है n फैक्टोरियल और ये जो भी रिलेशन है इसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ यू कैन से पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, जो कि एक तरीके से हमारा प्रोबेबिलिटी ही होता है, ओके।